हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स सोशल। सो ये हमारा स्पोर्ट्स एंथ्रोपोमेट्री की वीडियोस हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले यूनिट नंबर 1 कवर करेंगे विच इज काइनेंथ्रोपोमेट्री। ये एज पर द सिलेबस है। तो फर्स्ट हमारा जो यूनिट है दैट इज काइनेंथ्रोपोमेट्री। इसमें हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, देन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, देन उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, एंड देन मेच्योरिटी क्या होती है, एंड मेच्योरिटी एंड डिस्टेंस वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कर्व क्या होता है, एंड हाइट की प्रिडिक्शन एंड ग्रोथ कर्व एंड पीक हाइट वेलोसिटी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज काइनेंथ्रोपोमेट्री। काइनेंथ्रोपोमेट्री अगर हमसे पूछा गया है तो सबसे पहले हमें उसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन देनी पड़ेगी। सो काइनेंथ्रोपोमेट्री क्या होता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ दीज मेजरमेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मूवमेंट, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो ये एक स्टडी होती है जहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी को मेजर करते हैं, उनके मेजरमेंट्स लेते हैं, एंड जो हमने मेजरमेंट्स लिए हैं उनको हम अप्लाई करते हैं ताकि हम समझ सके कि ह्यूमन बॉडी में जो मूवमेंट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उनकी फिटनेस कैसी है, एंड वो चीज़ें उसकी स्पोर्ट परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करेंगी। सो ये होता है कैनांथ्रोपोमेट्री, मतलब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं मूवमेंट्स की। देन आता है इम्पोर्टेंस इन स्पोर्ट्स। सो इसमें क्या इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो हमें समझ में आता है कि उस पर्सन का या एथलीट का क्या बॉडी साइज है, क्या शेप है, एंड उसका कॉम्पोजिशन क्या है उसकी बॉडी का, ताकि हम किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सके। सो हमने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देखा, हमने साइकोलॉजी देखा, हम यहाँ पे किनेंथ्रोपोमेट्री देखी, तो हर जगह पे हम सारी चीज़ों को ऐसे लिंक कर रहे हैं ताकि हम उस प्लेयर की, एथलीट की परफॉर्मेंस एनहांस कर सके, ऑप्टिमाइज कर सके। देन नेक्स्ट आता है किनेंथ्रोपोमेट्री का एक आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना सकता है, दिस इज वेरी हेल्पफुल। सो एक किनेंथ्रोपोमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है या फिर फंक्शंस होता है कि हम एनाटॉमी, क्या बॉडी उस क्या उसकी बॉडी है एंड उसका क्या फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये दो चीजें हो गई। देन उसकी बॉडी का कंपोजिशन, कि वो कैसे बन रही है उसकी बात करेंगे, क्या सेल्स है, कैसे टिश्यूज फॉर्म हो रहे हैं, उन सब की बात। देन सोमैटोटाइप, की उसका बॉडी टाइप क्या है, एंडोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ है या फिर एक्टोमॉर्फ है। देन प्रोपोर्शनैलिटी, कि उसकी बॉडी जो उसके रिलेशनशिप है बायोलॉजिकल एंड बॉडी सेगमेंट्स में, कि कैसे कैसे डेवलप हो रहे हैं, कितने प्रोपोर्शन से डेवलप हो रहे हैं, क्या ग्रोथ हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसका एक फ्लो चार्ट बन गया है। देन हम बात करते हैं कि डेफिनेशन एंड स्कोप। सो किनेंथ्रोपोमेट्री का स्कोप एंड डेफिनेशन की बात करें, इट इन्वॉल्व्स एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट सच एज हाइट, वेट, स्किन फोल्ड थिकनेस, लिम्ब सर्कमफेरेंस एंड अदर्स। सो ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होता है। एंथ्रोपोमेट्री मतलब जहाँ पे हम किसी मैन की बात करते हैं या ह्यूमन की बात करते हैं। सो किसी भी ह्यूमन का जो मेजरमेंट होता है, जैसे हाइट, वेट, स्किन फोल्ड थिकनेस, या फिर किसी भी लिम्ब का सरकमफेरेंस, या फिर और, तो ये सारी चीजें हम बात करते हैं किनेंथ्रोपोमेट्री में। एंड essential for assessing the suitability of athlete for specific sports, fitness evaluation and injury prevention। so ये बहुत ज़रूरी होता है और इम्पोर्टेंट होता है कि हम किसी भी एथलीट की बॉडी कंपोनेंट्स को समझें कि वो किस टाइप के स्पोर्ट के लिए सुटेबल है, किस लेवल की उसकी फिटनेस होगी, क्या उसको इंजरी होने के चांसेस कम होंगे। तो ये सारी चीज़ों में वो हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है? सपोज कोई एक बास्केटबॉल प्लेयर है, तो हम प्रेफर करेंगे कि उसके लिम काफी वो लंबा हो, उसके मतलब टॉल हो, एंड देन उसके जो लिम साइजेस हैं वो काफी लेंदी हो, एंड वो काफी क्विक हो। सो ये हमारी एक जैसे बास्केटबॉल की रिक्वायरमेंट है। देन एक, अगर हम स्प्रिंटर की बात करें, तो स्प्रिंटर में हम एक कौन सा फास्ट ट्विच या स्लो ट्विच की बात करेंगे, तो हम उसमें फास्ट ट्विच की बात करेंगे। अगर उसके पास फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर्स है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर एक हम एंडोरेंस एथलीट की बात करेंगे तो उसके लिए स्लो ट्विच फाइबर्स हेल्पफुल होगा। तो ये ऐसे करके हम अ, अ, उनको एनालिसिस करने में, उनको मेजर करने में, असेस करने में हेल्प करता है। देन क्या की पैरामीटर्स हैं जो हमें मेजर करने होते हैं? तो जैसे हाइट हम मेजर कर सकते हैं, बीएमआई हम मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं। सो बीएमआई हम हाइट और वेट से ही निकाल सकते हैं, ठीक है।
देन बॉडी कंपोजिशन की वो उसका उसमें उसकी बॉडी में फैट मास कितना है, लीन मास कितना है, उसकी बोन का मास कितना है। देन सर्कमफेरेंस, जैसे लिम्ब सर्कमफेरेंस हो गया, वेस्ट एंड हिप का सर्कमफेरेंस लेते हैं। देन आता है स्किन फोल्ड थिकनेस कि उसमें कितना फैट परसेंटेज है। तो उन सारी चीजों को हम लोग एनालिसिस करते हैं। देन आता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है स्पोर्ट्स में। सो एप्लीकेशन ऑफ काइनेंथ्रोपोमेट्री इन स्पोर्ट्स। सो ये पहली चीज क्या हो जाएगी, ये स्पोर्ट स्पेसिफिक एनालिसिस करने में हेल्प करता है। जैसे डिटरमाइंस एन एथलीट बॉडी टाइप एंड इट्स कंपैटिबिलिटी विथ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। एग्जाम्पल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, स्प्रिंटिंग एंड वेट लिफ्टिंग। तो सेम चीज मैंने अभी बताई है कि डिटरमाइन करता है, बताता है कि एक एथलीट का क्या बॉडी टाइप है, क्या उसकी कंपैटिबिलिटी है किसी भी स्पोर्ट के रिलेटेड। हम उसको उसके अकॉर्डिंग उसको सजेस्ट करते हैं। जैसे एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, तो हम प्रेफर करेंगे कि उसके लिम्ब साइजेस बड़े हो ताकि वो बड़े बड़े स्टेप्स ले, थोड़ी इफेक्टिव होगा। एंड उसके बाद एंड्योरेंस के लिए उसके लिए स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हों। देन स्प्रिंटर है तो स्प्रिंटर के लिए बड़े डग्स होंगे तो ज़्यादा यूजफुल होगा। एंड उसके लिए हम फास्ट ट्विच फाइबर्स की बात करते हैं। तो ऐसे करके हम स्पोर्ट स्पेसिफिक एनालिसिस में हमें हेल्प करता है। देन आता है ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। तो ये हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये इसका मेन चीज़ें होती है कि हमें हर प्लेयर या एथलीट की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है। तो टेलर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बेस्ड ऑन बॉडी कंपोजिशन एंड अदर काइनेंथ्रोपोमेट्रिक फैक्टर्स। तो ये टेलर क्या करता है, हर पर्सन टू पर्सन उसके हिसाब से स्टिचिंग करता है कि उसकी नीड या रिक्वायरमेंट उसके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही उसकी चीज़ें टेलर्ड करता है। सो हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उसी के अकॉर्डिंग ही टेलर करना होता है, जहाँ पे उसकी बॉडी की कंपोजिशन के ऊपर हो या फिर और भी अदर जो काइनेंथ्रोपोमेट्रिक फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं। देन आता है इंजरी प्रिवेंशन है। इंजरी प्रिवेंशन कैसे काम आता है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई इम्बैलेंसेस, पोटेंशियल एरियाज ऑफ इंजरी एंड रिस्क बाय एनालाइजिंग बॉडी प्रोपोर्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉडी में अगर कोई इम्बैलेंस हो रहा है या फिर जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे चांसेस होने इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है कि ये पार्ट इसका वीक है। तो हम बॉडी की प्रोपोर्शन को एनालाइज करते हैं एंड उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को एनालाइज करते हैं। तो उससे हम उनकी इंजरी प्रिवेंशन में भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कभी कभी कोई पर्सन होता है उसका अपर बॉडी बहुत बल्की होता है एंड लोअर बॉडी बहुत ही थिन होता है। सो उसको डिसबैलेंस होने के चांसेस होते हैं, वो उतना स्टेबल नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें कि हमें अगर इसका लोअर बॉडी कमज़ोर है तो हमें लोअर बॉडी की एक्सरसाइज को बताना है, इसको लोअर बॉडी को हमें ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। तो सेम ये इंजरी प्रिवेंशन की बात होगी। देन फोर्थ इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, कि हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। used for identifying physical attributes that correlate with the excellence in certain sports। So हमें ये कुछ physical attributes जो होते हैं जो हर sports के लिए requirement होते हैं वो हमें early phase पे detect करने में काम help करता है and ये certain sports की excellence के लिए help करता है। देन आता है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात करें तो व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन ग्रोथ। तो ये क्या होती है, इट इंक्रीजेज इन फिजिकल साइज while development refers to the process of acquiring and refining motor skills and other competences। so ग्रोथ की बात करेंगे तो ये सिर्फ इंक्रीज इन फिजिकल साइज की बात करती है, ये साइज आपका कैसे बढ़ रहा है। मगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस होती है जहाँ पे आपने अपनी मोटर स्किल्स को और भी अलग चीज़ों को कैसे अक्वायर कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात करती है। सो ये होगी हमारी ग्रोथ एंड देन हो गया डेवलपमेंट। अब इसका स्पोर्ट्स में क्या सिग्निफिकेंस है, अब स्पोर्ट्स में ऐसा सिग्निफिकेंस है कि हम जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझ लेंगे तो हम अपने प्लेयर्स की एथलीट की एज के अकॉर्डिंग एज अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, ट्रेनिंग डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि उन एथलीट्स की पोटेंशियल को इन्हांस कर सके एंड ऑप्टिमाइज कर सके उनकी परफॉर्मेंस को। देन आता है मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। सबसे पहली चीज़ है कि ह्यूमन ग्रोथ, इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन साइज स्टैचर ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये ह्यूमन ग्रोथ को रेफर करता है जहाँ पे उसका साइज और स्ट्रक्चर
बढ़ता है किसी भी इंडिविजुअल एथलीट का या प्लेयर का, दैट इज हाइट और वेट हम उसका मापे। देन ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जैसे उसका फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव चेंजेस, सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं जहाँ पे एक एथलीट परफॉर्म करता है नॉर्मल बेसिक लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ, तो वो जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो जो चीज़ें सीख रहा है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल सारी चीज़ें, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जस्ट इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर। देन एप्लीकेशन इज स्पोर्ट्स, कि हम उनके अकॉर्डिंग टेलर कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं स्ट्रैटेजीज को, ताकि हम उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझ सके एंड उसके अकॉर्डिंग उनके उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सके, ताकि उनको इंजरी से बचा सके एंड उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सके। अब क्या क्या स्टेजेस होती हैं एक ह्यूमन की ग्रोथ की, तो सबसे पहले इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, जो कि हम 0 से 12 साल तक के लिए लेते हैं। इसमें हम फोकस करते हैं कि हम उसकी मोटर स्किल या फिर बेसिक फिजिकल ग्रोथ की बात करें। देन अडोलेसेंस, जब हम 13 से 18 की बात करते हैं, यहाँ पे रैपिड ग्रोथ होती है जहाँ पे सेक्सुअल एंड मैच्योरेशन होता है एंड पीक फिजिकल डेवलपमेंट होता है। देन आता है अडल्टहुड, यहाँ पे आप स्टेबलाइज हो जाते हैं, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपकी परफॉर्मेंस सबसे हाई लेवल पे होती है एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगते हैं एज एज पर दी एज। तो ये ह्यूमन साइकिल है, न्यू बॉर्न बेबी आया, देन बेबी एंड इन्फेंट 0 to 1, देन टॉडलर हुआ 4 to 6, 7 to 9 को प्री स्कूलर बोलते हैं, देन 12 to 14 को हम प्राइमरी स्कूल बॉय बोलते हैं, देन 18 to 25 एडोलेसेंट एंड टीनेजर की बात होती है, देन आती है 30 to 35 that is adult, then 40 to 50 में that is middle adulthood, then 60 to 70 that is old person। then आता है प्रॉपरली, अगर हम एक एक स्टेज को देखे जाए तो कैसे हर स्टेज पे आपका ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आता है प्री नैटल डेवलपमेंट। तो प्री नैटल क्या है, जो हम यहाँ की बात करेंगे, कि जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रॉइक स्टेज एंड फीटल स्टेज, की जब हमने बच्चे को कंसीव किया है, स्टार्टिंग के 2 हफ्तों की बात होती है, उसको हम कहते हैं जर्मिनल स्टेज, जहाँ पे सेल का डिवीजन बहुत तेजी से होता है और किसी भी बच्चे का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए बहुत जरूरी होता है। देन आता है एम्ब्रॉइक स्टेज, ये 2 से 8 हफ्ते की बात होती है, जहाँ पे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है और बॉडी सिस्टम्स डेवलप होते हैं किसी भी बच्चे के। देन आता है फीटल स्टेज, फीटल स्टेज को हम कहते हैं 9 वीक्स टू बर्थ। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे का ग्रोथ एंड उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छी तरह से बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं फीटल स्टेज। देन आता है हमारा इनफैंसी एंड टॉडलर, कि जब बच्चा का जन्म हुआ तब से लेके 3 साल की बात कर रहे हैं। तो इन्फेंसी क्या होता है, जब बर्थ से लेके 1 साल, ठीक है, तो इस टाइम पे जब बच्चा 1 साल तक होता है, तब उस टाइम पे उसकी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, वो बहुत तेज होता है। ठीक है, कि वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होता है और उसका जो माइंड डेवलप होता है, न्यूरोलॉजिकल थिंग्स होती हैं, वो बहुत तेज डेवलप होता है। डिपेंडेंसी ऑन केयर गिवर्स, ये डिपेंड करता है कि कौन उसकी टेक केयर कर रहा है और कितने अच्छे से कर रहा है। एंड उसके अलावा एक होता है एक्सप्लोरेशन टू द इन्वायरमेंट, कि जो इन्वायरमेंट है वो कैसे उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में हो सकता है। देन आता है टॉडलरहुड। टॉडलरहुड होता है जब बच्चा 1 से 3 साल का हो जाता है। अब इसमें इंक्रीज इन मोबिलिटी, मतलब वो भागने दौड़, मतलब वो क्रॉल करता है, कुछ कुछ पकड़ के चलना स्टार्ट करता है, तो वो सारी चीजें होती है इंक्रीज इन मोबिलिटी। देन आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो थोड़ा थोड़ा बोलना सीखता है, उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है। एंड डेवलपिंग अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, अब पहले तो वो किसी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट था, अब उसका थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब वो खुद पे अब इंडिपेंडेंट होके भी चीजें कर पा रहा है। देन आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड हम 3 से 12 साल की बात करते हैं, इसमें 2 टाइप के होते हैं, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड एंड दी मिडिल चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, जब हम 3 to 6 ईयर्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपके कॉग्निटिव मतलब माइंड रिलेटेड चीजें डेवलप होती है, सोशल मतलब आप लोगों से बात करना स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। देन आपकी इमोशनल ग्रोथ होती है, आपको समझ में आता है कि क्या अगर ऐसा होगा तो ये मुझे अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा। देन लर्निंग थ्रू प्ले, मतलब हम खेल खेल के सीखते हैं। एंड डेवलपिंग प्री ऑपरेशनल थिंकिंग है, अपनी
प्री ऑपरेशनल थिंकिंग को भी डेवलप करते हैं। देन आता है मिडिल चाइल्डहुड, दैट इज 6 to 12 years। यहाँ पे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, समझने की क्षमता बढ़ जाती है, आपको सेंस ऑफ इंडस्ट्री, आपको आसपास के लोगों की चीजें समझ में आने लग जाती हैं कि कैसे क्या लोग कर रहे हैं, क्या चीजें नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपकी फॉर्मल एजुकेशन की भी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये हम बात करें 6 से 12 साल की। देन आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में हम बात करते हैं प्यूबर्टी एंड लेटर एडोलेसेंस। तो प्यूबर्टी क्या होती है, जहाँ पे फिजिकल चेंजेस दिखते हैं, मेंस एंड वुमेन्स में फिजिकल चेंजेस दिखने लग जाते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं इजीली कि कौन लड़की है या कौन लड़का है। देन इंक्लूडिंग ग्रोथ स्पर्ट्स एंड हार्मोनल चेंजेस, की उस टाइम पे जब की ग्रोथ होती है, मतलब की हाइट बहुत तेजी से बढ़ना, आपका लड़कियों में जैसे वेट गेन होना, ये लड़के और पतले हो जाते हैं, तो सारी चीजें की आपकी ग्रोथ होने लग जाती है एंड आपकी हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। देन आता है लेट एडोलेसेंस। तो लेट एडोलेसेंस क्या होता है, जहाँ पे आपका डेवलपमेंट होता है सेंस ऑफ आइडेंटिटी की, नहीं अब यार मैं तो ये काम खुद से कर सकता हूँ, ये कि यार मैं मतलब उसमें क्या होता है कि आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हैं कि मैं मुझे लोग जाने, दैट इज आइडेंटिटी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी। देन एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, कि आप लोग अपनी फ्रेंडशिप्स बनाने लग जाते हैं, आप लोग आप स्कूल में जाते हैं तो आप लोग आपस में दोस्तियां करते हैं, दैट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, आप लोग एक रिलेशनशिप्स बनाते हैं। एंड इंक्रीज इंडिपेंडेंस, आप इंडिपेंडेंट होने लग जाते हैं, आपको सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी बढ़ जाता है कि नहीं मुझे तो अकेले रहना पसंद है, मतलब मैं ये मेरे फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग थोड़े से इंडिपेंडेंसी की तरफ जाते हैं। देन आता है अडल्टहुड। अडल्टहुड की हम बात करें तो अर्ली, मिडिल एंड लेट। अर्ली 18 to 40, मिडिल 40 to 65 एंड 65 प्लस इज लेट अडल्टहुड। इसमें अर्ली अडल्टहुड में क्या होता है कि आप करियर स्टैब्लिश करते हैं, आप इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं एंड अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं। देन आता है मिडिल अडल्टहुड में आप अपने फोकस करते हैं करियर गोल्स पे, फैमिली की लाइफ पे, एंड एक डेवलप करते हैं सेंस ऑफ पर्पस कि हम क्यों हैं। देन आता है लेटर, यहाँ पे आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं, देन आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बताते हैं, शेयर करते हैं, और अपने मैनेज करते हैं एज रिलेटेड चेंजेस को कि कैसे कैसे चीजें चेंज हो रही है। देन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, क्या क्या फैक्टर्स है जो आपकी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स, दैट इज जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट। एक तो आपकी ग्रोथ आपके जेनेटिक, आपके जीन्स पे डिपेंड करती है, दूसरा क्या आपके आसपास का इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करती है। तो जेनेटिक क्या होगी, जो आपकी इनहेरेंट चीजें हैं, कि आपके जो हार्मोनल हैं, आपके क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हैं, वो सारी आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करती है या फिर आपके ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स पे, वो सारे जीन्स पे डिपेंड करती है। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं कि आपको किस टाइप का न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपके आसपास की फैमिली में क्या कैसा इन्वायरमेंट है, हेल्दी इन्वायरमेंट है कि लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ हो रही है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। देन साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, कि अगर लड़ाई हो रही है तो बच्चे का थोड़ा साइकोलॉजिकली डिसबैलेंस हो जाता है कि यार अच्छा अच्छा कल्चर नहीं है। देन सोशल कल्चर कंडीशन, देन इकोलॉजिकल, ये सारी फैक्टर्स भी किसी भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं। देन आता है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या डिफरेंस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैं आपको इधर पे एक चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगी। ये यहाँ पे तो हम सबसे पहले इसको बेसिक लेवल पे देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि पेरेंट्स contribute to their children some genetic components in shaping their pattern of growth is obvious from the fact that they are resemblance between the parent and children in respect to height, weight, body proportion and rate of growth। तो सबसे पहली चीज हम देखी जाएगी कि जब पेरेंट्स एक किसी बच्चे की ग्रोथ, चाइल्ड की ग्रोथ में कैसे डेवलप कंट्रीब्यूट करते हैं, जो उनके जेनेटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो किस टाइप की उस बच्चे की हाइट होगी, किस टाइप का बॉडी प्रोपोर्शन है, बॉडी वेट है, कितनी रेट पे उसकी ग्रोथ होगी, तो ये उसके जेनेटिक फैक्टर पे जाता है। देन आता है ट्विन स्टडीज प्रोवाइड एम्पल इंफॉर्मेशन ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड ग्रोथ। देन chromosomal abnormalities suggest genetic control on the growth। सो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सजेस्ट करता है कि आपकी ग्रोथ पे आपका बेसिकली जेनेटिक्स का कंट्रोल होता है। देन ऑन द अदर हैंड phenotypical females with the X chromosomes are shorter on average than normal females। जो कि phenotypical females होती है जिनका एक X क्रोमोसोम होता है
वो लोग छोटी होती है हाइट में एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल नॉर्मल फीमेल्स होती हैं। देन हार्मोनल इन्फ्लुएंस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ग्रोथ, कि ग्रोथ में जो भी बच्चे का हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है वो भी बहुत डिपेंड करता है। ग्रोथ इज रेगुलेटेड बाय द एक्शंस इंटरैक्शन ऑफ हार्मोन्स, जो ग्रोथ होती है वो जो भी एक्शन इंटरैक्शन होते हैं हार्मोन्स के उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। These changes during adolescence can cause hormones imbalance or disorder in secretion of hormone lead to abnormal growth, कि कभी कभी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण भी किसी बच्चे की एबनॉर्मल ग्रोथ भी होती है, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी या तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं होती है, तो उस चीज को भी हम देखी जा सकती है। देन आता है कि थ्री हार्मोन्स प्ले वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। सो जो तीन टाइप के हार्मोन्स है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्सन की ग्रोथ पे डिपेंड करती है, जैसे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी एंड एड्रेनल हार्मोन, ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। देन आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि वो आपस में इंटरलिंक करते हैं एक दूसरे से, जैसा कि क्या डाइट है, आपने क्या मिनरल्स कंटेन किए सॉइल से जो हमें मिल रहे हैं बॉडी में। देन आता है ह्यूमिडिटी की, उस एनवायरमेंट उस एरिया की ह्यूमिडिटी लेवल कैसा है, एल्टीट्यूड कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उसका सोशियो कल्चर बिहेवियर कैसा है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं। एल्टीट्यूड, आप कितने एल्टीट्यूड पे हो, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगी। देन सोशियो कल्चर, आपस आसपास की सराउंडिंग का क्या वो है कल्चर है। देन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है बेकार अच्छी है तो आपको अच्छी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आती है। देन न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशन की बात करें कि हाँ जो भी विटामिन मिनरल्स एंड वाटर है वो सेल्स को प्रॉपरली मिल रहा है, ताकि अगर उन सेल्स को बॉडी के सेल्स को अच्छे से मिलेगा तभी वो स्प्लिट होंगे, मल्टीप्लाई होंगे एंड आपके जो ऑर्गन चीज़ें हैं उसको जल्दी से बढ़ाएंगे। देन स्टेट ऑफ हेल्थ, कि उसकी हेल्थ कैसी है, अगर उसको इलनेस है, कुछ माइनर है, मेजर एबनॉर्मल उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। अगर कोई बहुत बीमार रहता है, माल न्यूट्रिशन है, उसको प्रॉपरली खाना नहीं मिलता है, तो उसको डिफरेंट डिजीजेज होने के चांसेस है और उसकी ग्रोथ भी इससे अफेक्ट हो सकती है। देन आता है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, अगर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकली जो इन्वायरमेंट होता है वो सारी बच्चे की भी ग्रोथ पे अफेक्ट करता है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसके लिए अच्छा होगा, नेगेटिव है तो उसके लिए बेकार होगा। देन आता है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होता है, ये यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक क्लास, कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी फैमिली का साइज कैसा है एंड आपका कल्चरल बिहेवियर क्या आप फॉलो करते हैं। देन आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम बात करते हैं तो एल्टीट्यूड, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जो बच्चों का लोगों का साइज होता है वो शॉर्टर होते हैं, लाइटर होते हैं एज कम्पेयर टू जो प्लेन्स जो प्लेन्स वाले एरिया में रहते हैं। एंड क्लाइमेट फैक्टर जो होता है वो भी इफेक्ट करता है उसकी बॉडी के साइज को, उसकी बॉडी प्रोपोर्शन एंड बॉडी कंपोजिशन को लेके। देन आता है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो ग्रोथ मतलब होता है जब हम इंक्रीज होता है साइज में किसी भी बॉडी के पार्ट्स में। क्यों होता है, जब जो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक से दो, दो से तीन ऐसे बनते हैं और इस चीज को हम कहते हैं ग्रोथ। सो हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो अगर हर्लॉक एंड क्रो इन दो लोगों ने दो डेफिनेशन दी थी, तो ये बहुत इजी डेफिनेशन है कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं। सो ग्रोथ इज चेंज इन साइज इन प्रपोर्शन डिसअपेरेंस ऑफ ओल्ड फीचर एक्विजिशन ऑफ न्यू वन, कि ये ग्रोथ जो होती है साइज में चेंजेस होना इन या फिर प्रपोर्शन में चेंजेस होना, और जो आपके पुराने फीचर्स आप पहले कैसे दिखते थे वो हट के नए आना और आप अक्वायर करो न्यू वंस को, इसको कहते हैं ग्रोथ। एंड अकॉर्डिंग टू क्रो, एंड क्रो ने बोला था कि हम स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं, दैट इज ग्रोथ ही। तो ये और भी शॉर्ट है, आप ये भी लिख सकते हैं। देन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है, ये स्पेसिफाई करता है कि जब हम एक मैच्योरेशन लेवल पे मैच्योर हो जाते हैं और हम लोग हमारी फंक्शनल कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। सो अकॉर्डिंग टू जेई एंडरसन, development is concerned with growth as well as those changes in behavior which results from environmental situation,
कि डेवलपमेंट क्या होता है, ये कंसर्न करता है ग्रोथ से, जहाँ पे थोड़े बिहेवियर चेंजेस होते हैं उसका क्योंकि जो हमारी इन्वायरमेंटल सिचुएशन होती है उसके बेसिस पे। एंड हरलॉक बोलते हैं कि डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस सीरीज ऑफ चेंजेस। प्रोग्रेस मतलब चलती हुई चेंजेस हैं जो कि कैसे होती हैं, ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस की। एक ही प्रिडिक्टेबल मैनर में होती है, पैटर्न में होती है, जहाँ पे हम लोग मैच्योर होते हैं एंड एक्सपीरियंस गेन करते हैं। अब होता है 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। 3 टाइप की ग्रोथ मेजरमेंट है। सबसे पहले लीनियर, एरियल एंड पॉन्ड्रल। इनको अभी हम आगे अच्छे से स्टडी करेंगे। सो लीनियर जहाँ पे आपका लेंथ की बात करते हैं, क्योंकि लेंथ इंक्रीज होती है, जैसे हाइट, हेड का लेंथ, नोज की लंबाई एंड सिटिंग हाइट। देन आता है एरियल, जहाँ पे ग्रोथ ऑफ सरफेस, जैसे आपका सर्कमफेरेंस ऑफ हेड। जब आप सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं, ग्रोथ जो सरफेस की ग्रोथ है उसकी बात कर रहे हैं। एंड द पॉन्ड्रल मतलब जो आपकी ग्रोथ बढ़ हो रही है वेट और मास के कंपैरिजन में, तो ये हो गया पॉन्ड्रल। तो होता है पॉन्ड्रल इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली मेजर करता है लीननेस ऑफ अ पर्सन, कैलकुलेटेड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड हाइट। बॉडी इज आइडियली टेकन ऑन अ स्टैंडर्ड वेइंग मशीन हैविंग एक्यूरेसी रिकॉर्डेड बाय द नियरेस्ट 50 ग्राम। तो ये पर्सन की लीननेस मतलब पतलापन कैलकुलेट करता है किसी भी पर्सन की मास और हाइट के कंपैरिजन में। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला है कि वेट हमें लेना है केजीज में, एंड देन हाइट का क्यू, कि कितनी इसकी हाइट है हम इसको मीटर में लेंगे। देन इन्फेंट एंड चाइल्ड का हम लेंगे तो इसमें हम इनटू 100 कर देंगे। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन कैसे है, अगर वो 8 से 11 के बीच में आ रहा है तो वो अंडर वेट है, 11 से 15 के बीच में आ रहा है तो वो नॉर्मल वेट है, 15 से 17 के बीच में आ रहा है तो वो ओवर वेट है, एंड 17 से ज़्यादा है तो वो ओबीस की कैटेगरी में है। अब वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो mass is a measurement of the amount of matter something contains, while weight is the measurement of the pull of the gravity on the object. So weight में हम gravity include करते हैं, because जो pull effect होता है that is weight. बट जब हम mass calculate करते हैं तो उसमें हम gravity वाला 9.8 that is हम उसको नहीं लेते हैं, तो gravity is 9.8। देन आता है मेजरमेंट। सो डिस्टेंस कर्व क्या होता है एंड वेलोसिटी कर्व क्या होता है। सो डिस्टेंस कर्व क्या होता है, ये एक वैल्यू को मेजर करता है जब हम एक सक्सेसिव एज में जाते जाते हैं कि हमारी हाइट किस लेवल पे या फिर हमारी ग्रोथ किस लेवल पे हो रही है, उसको कहते हैं हम डिस्टेंस कर्व। यहाँ पे ये हम डिफरेंट एजेस पे इनको प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस कर्व है। The increment of a body part growth from one age to next can be measured and shown in a curve. This is called distance curve. कि ये 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हमारी कितनी हाइट कितने सेंटीमीटर से बढ़ी है, हमने उसको कैलकुलेट किया। ये हमारी डिस्टेंस कर्व है कि हम ईयर वाइज अपनी सक्सेसिव ग्रोथ को प्लॉट कर रहे हैं। देन आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब कितनी तेजी से, मतलब 1 साल में जब आप थे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई थी, बहुत ज्यादा बड़े थे, कि आप 2 साल में बड़े थे, 3 साल में बड़े थे, तो हमें वो चीज देखनी होती है। जब शुरू में स्टार्ट करते तो 1 साल में सबसे ज्यादा आपकी हाइट बढ़ी है। ठीक है, फिर 2 साल में थोड़ी कम, 3 में थोड़ी और कम, 4 में और कम, 5 में और कम, 6 में और कम, फिर 7 साल के आप जब हो तो आपकी थोड़ी हाइट और तेजी से बढ़ने लगी पहले के कंपेरिजन में, फिर 8 में और बढ़ी, फिर 9 में थोड़ी सी कम होने लगी, 10 में कम होने लगी, 11 में कम हुई, 12 में कम हुई, फिर 13 में आपकी बढ़ना स्टार्ट हुई, 14 में और बढ़ी, 15 में और बढ़ी, 16 में सबसे आपकी पीक परफॉर्मेंस ऐसे आई, फिर वापस से डिक्लाइन होने लगी, फिर 18 के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है। दैट इज वेलोसिटी कर्व की कितनी तेजी से आपका चेंजेस आ रहा है। देन क्या क्या मेथड्स हैं, ये तो हमने कर्व्स पढ़े कि कैसे हम मेजर करते हैं। अब क्या मेथड्स हैं, कैसी स्टडीज हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले देखेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्टडी। लॉन्जिट्यूडनल स्टडी में क्या होता है कि हम एक सर्टेन इंटरवल में, एक टाइम में, नंबर ऑफ ईयर्स में हम कुछ सर्टेन लोगों को स्टडी करते हैं जो एक ही एज के होते हैं, सर्टेन ग्रुप के होते हैं। हम बर्थ से, मतलब जब उनका बर्थ हुआ है तब से लेके मेच्योरिटी तक उनकी स्टडी करते हैं कि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। दैट इज लॉन्जिट्यूडनल स्टडी। सो हम एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक की बात करते हैं। ठीक है, इसमें इन डेप्थ हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल सेम होता है, एक ही होता है,
और इनका प्रॉज ये कि हमें सही इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड इसके डिसएडवांटेज है कि कभी कभी कोई पीपल वहां से चले जाता है या क्विट कर देता है या फिर इल हो जाता है, और ये बहुत लंबे समय की होती है तो काफी एक्सपेंसिव भी हो जाती है। दैट इज लॉन्जिट्यूडनल स्टडी। फिर आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि हम मेजर करते हैं एक चाइल्ड को एक ही बार, और डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल को साथ में लाते हैं, एंड हम उसका जो उसकी जो स्टडी करते हैं वो एवरेज वैल्यू उनमें से कंसिडर करते हैं कि इन सब के बीच में जो हमने वैल्यू निकाली है उन सबका हम एवरेज निकालते हैं। अब जो लॉन्जिट्यूडनल स्टडी थी वहां पे सेम ग्रुप ऑफ पीपल है पूरे पूरे टाइम पे। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एजेस को एक समय पे। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल स्टडी। देन आता है मिक्स लॉन्जिट्यूडनल। मिक्स लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एज के लोगों को स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स पे, जहाँ पे सर्टेन रीजंस होते हैं चिल्ड्रन आर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द नेक्स्ट टाइम ऑफ मेजरमेंट, कि नेक्स्ट टाइम के लिए वो बच्चे कभी कभी अवेलेबल नहीं होते तो हम उनको रिप्लेस कर लेते हैं दूसरे बच्चों से। तो ये स्टडी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसके रिजल्ट भी काफ़ी एक्यूरेट नहीं आते हैं। देन आता है असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट, कि हम डेवलपमेंट को कैसे असेस करेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे ग्रोथ की, ग्रोथ क्या होता है, क्या मेथड्स होती है सारी। देन अब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो डेवलपमेंट होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जो कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या ग्रॉस मोटर मतलब ओवरऑल क्या डेवलपमेंट है। फाइन मोटर जो हमारी फाइन छोटी छोटी स्किल्स परफॉर्म करने के लिए मोटर स्किल्स चाहिए होती है, उनकी बात करते हैं। देन हम पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। लैंग्वेज एंड विजन एंड हियरिंग, तो ये सारे किस चीज़ के कॉम्पोनेंट्स है, ये सारे हमारे डेवलपमेंट के कॉम्पोनेंट्स हैं। देन आते हैं ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर क्या होती है? मोटर डेवलपमेंट प्रोसेस progress in orderly sequence to ultimate attainment of locomotion and more complex motor tasks thereafter. In an infant, it is assessed and observed as follow: key gross motor development, neck holding, sit, sits with own support, standing and holding with support, stand without support, walk alone, walks up, downstairs, hops on the foot, alternative feet going downstairs. So क्रॉस मोटर मतलब एक लोकोमोशन, मतलब कैसे आपकी बॉडी मोशन में आ रही है। जब हम नॉर्मल चीजों से लेके कॉम्प्लेक्स चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं उसको कहते हैं हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। जैसे कि आपकी बच्चे की पहले मुंडी सदना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देन वो खुद से बैठना सपोर्ट के थ्रू बैठना स्टार्ट करता है। देन वो बिना सपोर्ट के बैठना स्टार्ट कर जाता है। फिर वो खड़ा होता है स्टैंड मतलब सपोर्ट लेके। फिर वो खुद से चलना स्टार्ट कर देता है। फिर वो ऊपर नीचे चलना स्टार्ट करता है। देन वो हॉप करना कूदना स्टार्ट करता है। एंड देन फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना सीख जाता है। तो ये सारी हमारी ग्रॉस मोटर जो मेजर मेजर मोटर डेवलपमेंट स्किल्स है उनकी बात कर रहे हैं। बट हम जब बात करते हैं फाइन मोटर स्किल की, तो ये एक न्यूरल ट्रैक मैचुरेशन है, मतलब जहाँ पे हम सेंसरी मोटर एडजस्टमेंट्स और जैसे आई कोऑर्डिनेशन हो गया, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गया, हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन हो गया, हैंड स्किल एंड फिंगर थंब अपोजिशन, ग्रास्पिंग एंड ड्रेसिंग, इन सब की बात करते हैं। जहाँ पे बच्चा हाथ का और आई का कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेशन बनाने लग जाता है, कि जब वो खाना खाता है तो उसके माउथ का एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन होने लग जाता है। उसके हाथों में फिंगर जो थंब का कोऑर्डिनेशन होने लग जाता है। वो कपड़े पहनने लग जाता है, वो चीजें पकड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी चीजें फाइन मोटर मतलब छोटी छोटी स्किल्स अच्छे से जब वो परफॉर्म करने लग जाता है, दैट इज फाइन मोटर डेवलपमेंट। फिर हम बात करते हैं पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? जहाँ पे जो पर्सन होता है वो पर्सनल रिएक्शंस देना स्टार्ट करता है, वो खुद की या सोशल या कल्चरल सिचुएशंस पे, जहाँ पे उसकी न्यूरोमोटर मेच्योरिटी और इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन होता है, जहाँ पे आपकी न्यूरोमोटर के की कैपेबिलिटीज बढ़ने लग जाती है। जहाँ पे उसका इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल एंड सोशल स्माइल, रिकॉग्निशन ऑफ मदर, यूज ऑफ टॉयज, ये सब चीजें बढ़ने लग जाती है। जैसे वो लोगों को देख के स्माइल करना स्टार्ट करता है, जैसे वो अपनी मम्मी को पहचानने लग जाता है, वो टॉयज को यूज करने लग जाता है एंड लोगों से बात करने लग जाता है धीरे धीरे। दैट इज पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। देन आता है असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट, कि हम डेवलपमेंट को कैसे असेस करेंगे, कैसे अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चीजें हैं। तो हम उसकी सोशल इमोशनल चीजें समझेंगे।
वो कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, उसका बिहेवियर समझेंगे, ये सारी चीजें हम मॉनिटर करेंगे बाय ये तो पेरेंट्स या फिजिशियंस। कैसे? जब उनको वो प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे उसकी हेल्प से। देन आता है डिफरेंस। अब ये चार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले हम देखेंगे अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जो हमें ओवरऑल चेंजेस हुए हैं कि साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल, मेच्योरिटी, तो हम जब सारी चीजों की बात करेंगे चेंजेस की तब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है। देन ये क्वांटिटेटिव होता है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। बेसिकली हम ज्यादातर इसको मेजर नहीं कर पाते हैं। देन आता है ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ये हमारी ग्रोथ 18 साल या 19 साल के 20 साल ऐसे मैक्सिमम वैसे कंसिडर किया जाता है 18 ईयर्स तक ग्रोथ रुक जाती है, ये पूरी लाइफ टाइम नहीं होती। बट जो डेवलपमेंट होता है वो लाइफ टाइम प्रोसेस है, वो आपने के बर्थ से लेके आपके डेथ तक फॉलो होता है। देन आता है ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मेच्योरेशन। आप मेच्योर होने के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है। मगर जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोग्रेसिव है, जो कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, होता जाता है। ग्रोथ कैसे होती है? जब आपके सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, 1 से 2 होते हैं। मगर डेवलपमेंट क्या होती है? जब आपकी मेच्योरेशन और आप इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, तब होती है। ग्रोथ सेलुलर होती है, डेवलपमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशनल होता है। देन ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस। आप ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। मगर जो डेवलपमेंट है वो एक बड़ा एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, मतलब एक बड़े लेवल पे होता है। Then growth refers to describe the change in a particular aspect of body and behavior of the organism. जो ग्रोथ होती है वो पर्टिकुलर किसी भी चीज के साइज एंड शेप में चेंज होना, उन सब की बात करती है। बट जो डेवलपमेंट होती है वो डिस्क्राइब करती है जो कि पूरा का पूरा चेंजेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म में, उसकी बात करती है। देन द चेंजेस प्रोड्यूस विद द ग्रोथ आर सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। दे मे बी क्वान्टिफाइड एंड ऑब्जर्वेबल इन नेचर। ये जो चेंजेस होते हैं ग्रोथ में हम वो मेजर कर सकते हैं, उनको क्वान्टिफाई, उनको लिख सकते हैं। बट डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव चेंज भी होता है, जो कि डिफिकल्ट होता है हम मेजर करना। जैसे आप साइकोलॉजिकली मेच्योर हो रहे हैं तो आप उस चीज को मेजर नहीं कर सकते, आप उस चीज को लिख नहीं सकते। बट उनका बिहेवियर चेंजेस हो रहे तो ये सारी चीजें आप नहीं मेंशन कर सकते। ग्रोथ में और नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। जो ग्रोथ होती है जरूरी नहीं है कि किसी भी पर्सन को डेवलप करे, पर जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गए डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप इन सारे पॉइंट्स को भी एग्जाम में डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपका काफी डिटेल आंसर हो जाएगा। देन आता है कि मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। अब आपको मेजर कैसे करना है डेवलपमेंट को? तो सबसे पहले आता है अडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट। तो इसमें क्या होता है, हम मेजर करते हैं कि कितनी तेजी से उसकी हाइट, वेट और मसल मास बढ़ रहा है। जैसे बॉयज में होता है 12 से 16 साल में उनकी बहुत तेज हाइट वगैरह बढ़ती है, मगर लड़कियों में 11 से 14 साल की एज में उनकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है। देन आता है सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है? जहाँ पे आपकी progressive sorry a marked tendency to become progressively larger in size, becoming taller and heavier at all ages. The short of trend is known as the secular trend. तो जब भी आप एक आपका टाइम आएगा जहाँ पे आप बहुत तेजी से लंबे और भारी बल्कि होने लग जाते हैं, तो वो एक आपका स्पेसिफिक ट्रेंड है जहाँ पे आप बहुत तेजी से आपकी ग्रोथ हो रही है, उस ट्रेंड को हम कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड। देन आता है कैनलाइजेशन। Canalization is the power to stabilize and return to the predetermined growth curve after being pushed through illness or starvation. This property is called by Weddington canalization or a homeostasis. इसमें क्या होता है? आप कभी कभी बहुत बीमार हो जाते हैं या फिर स्टारवेशन हो जाता है, तो आपकी बॉडी इल हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी सर्टेन पॉइंट पे आपकी ग्रोथ वगैरह रुक जाती है। बट सडनली उसके बाद वापस आपकी बॉडी स्टेबलाइज हो जाती है और आपकी जो एक ग्रोथ कर्व चल रहा था उसको वो वापस से अचीव करने लग जाती है। इसको हम कहते हैं कैनलाइजेशन। तो ये आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देन आता है पीक हाइट वेलोसिटी। इसको भी पूछा जा सकता है, दैट इज पीक हाइट वेलोसिटी क्या होती है? तो पीक हाइट वेलोसिटी दैट इज पीएचवी, ये मेजर करती है मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ स्ट्रक्चर ड्यूरिंग अ ग्रोथ स्पर्ट। द एज ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज
द एज एट PHY, जहाँ पे आपकी मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ हुई है, सबसे ज्यादा आपकी ग्रोथ हुई है, दैट इज पीक हाइट वेलोसिटी। जैसे आपकी एजेस है, यहाँ पे ऐसे ग्राफ चल रहा है एंड यहाँ पे सर्टेन ऐसा गया, तो ये आपका जो पॉइंट होगा ये होता है पीक हाइट वेलोसिटी। देन प्रोडिक्शन ऑफ अडल्ट हाइट, कि हम अडल्ट हाइट का प्रोडिक्शन कैसे करेंगे। द adult height of a person depends upon a complex interaction between genotype and environment, कि किसी भी पर्सन की हाइट कैसे डिपेंड करती है, जो भी उसका जेनेटिक्स है, जीन्स है और उसका क्या एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करती है, कि अगर आपका फेवरेबल है तो आपके लिए वो अच्छा होगा। देन द साइज एंड लेंथ ऑफ अ चाइल्ड बर्थ mainly depends on the internal uterine environment of the mother and the पैराजेनेटिक फैक्टर्स। जो भी बच्चे की जब बर्थ के टाइम पे जो उसका साइज उसकी लेंथ होगी वो डिपेंड करता है किसी भी मदर एंड उसके पैराजेनेटिक फैक्टर्स पे। देन आता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द बर्थ लेंथ एंड द अडल्ट हाइट कैन थ्रो सम लाइट ऑन द प्रिडिक्शन ऑफ अडल्ट हाइट by from the birth length. It indicates that the height attained after 3 years onward can provide a good indicator of the adult height prediction. तो अब इसमें कोरिलेशन की बात करिए कि बच्चे की जो बर्थ की लेंथ है और जो उसकी अडल्ट में हाइट होगी, तो वो हम एक बार के लिए प्रोडिक्ट कर सकते हैं जब वो बच्चा 3 साल की एज तक कैसे ग्रो कर रहा है, कितनी उसने हाइट अटेन करी है। वो हेल्प करता है कि हम उसकी हाइट प्रोडिक्शन पे भी थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। देन की अच्छी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। अगर उसका हाइट नहीं बढ़ रहा है 0 से 3 साल तक के बीच में, तो हमें लगता है कि आगे भी उसकी हाइट स्लो रहेगी, तो वो एक प्रिडिक्शन है, एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं है। देन आता है अर्ली मैच्योरिटी इज merely to his full maturity status as compared to the late maturity. Therefore, the late maturer has relatively more years to grow and put on more height. अगर कोई जल्दी मेच्योर नहीं होता है या फिर फुल्ली मेच्योर नहीं होता है, तो उसके चांसेस है कि वो लेट मेच्योर हो एंड उसकी ग्रोथ भी लेट हो एंड उसकी हाइट भी और लेट बाद में बढ़ सकती है। देन मेनी साइंटिस्ट हैज अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट द हाइट अडल्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट अटेन्ड एट द अर्ली एजेस एंड द स्केलेटल एज एंड द डिग्री ऑफ बोन मेच्योरिटी। कुछ कुछ साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं हाइट कैसे, कि उसकी शुरुआती दिनों में उसकी कैसे हाइट बढ़ी है, देन उसकी स्केलेटल एज मेजर करके एंड उसकी बोन की मेच्योरिटी को भी समझ के। देन आता है मेच्योरिटी, स्केलेटल मेच्योरिटी कैन कंसिडरेबली इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ हाइट। जो स्केलेटल मेच्योरिटी होती है अगर वो अच्छी है तो आपकी हाइट प्रिडिक्शन में भी वो हेल्प करती है। देन इक्वेशन फॉर अडल्ट हाइट प्रिडिक्शन, कि क्या इक्वेशन होती है कि जब हम किसी भी अडल्ट की हाइट को प्रिडिक्ट कर सके। सो इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों की दी हुई, फॉर द गर्ल्स फॉर द बॉयज एंड फॉर द गर्ल्स। यहाँ पे एक कांस्टेंट लेते हैं, देन कोएफिशिएंट ऑफ हाइट लेते हैं, देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्चुअल एज लेते हैं, देन कोएफिशिएंट ऑफ अ बोन एज लेते हैं, देन कोएफिशिएंट ऑफ इंक्रीमेंट इन हाइट लेते हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ हाइट मतलब हाइट को लेंगे, देन एज का सब्जेक्ट लेंगे, देन उसकी बोन एज लेंगे, देन उसका कितना हाइट इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर्स में उसकी बात करेंगे। देन अगर गर्ल्स की बात करें तो एक कांस्टेंट लेंगे एज, देन कोएफिशिएंट ऑफ हाइट, देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्चुअल एज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ उसका बोन एज। ऐसे करके ये इसका फॉर्मूला है एंड उसके बेसिस पे हम उस किसी भी अडल्ट की हाइट को प्रिडिक्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट्स भी दे रखे हैं, ये एज के कोएफिशिएंट्स हैं, ये हाइट के हैं। देन एक क्रोनोलॉजिकल एज है, ये बोन की एज है कि हाइट पहले कितनी इंक्रीज हुई है, एंड इसकी कांस्टेंट जो हम स्टार्टिंग में लेंगे ये कांस्टेंट्स हैं। एंड देन आता है इसका एस डी, रेसिडेंट एस डी, एंड देन इसका आर आता है दैट इज कोएफिशिएंट। देन हमारा एक एग्जाम्पल दिया है कि लेट अस कंसिडर द केस ऑफ अ बॉय विद द फॉलोइंग मेजरमेंट एंड द एज रिकॉर्ड, कि एक हमने बॉय का एज लिया है, उसका एज हमें मेंशन है 11 साल, उसकी हाइट मेंशन है कि 140 सेंटीमीटर, बोन एज है 10 ईयर्स, इंक्रीमेंट ऑफ अ हाइट इन अ प्रीवियस ईयर इज 5 सेंटीमीटर। तो इन सब चीज़ों को हमने फॉर्मूला में रख दिया बॉय के, कि हाइट दिया है, क्रोनोलॉजिकल एज दिया है, बोन का एज 1.5 दिया है, इंक्रीमेंट ऑफ हाइट 0.3 ईयर दिया है एंड कांस्टेंट दैट इज 59। ठीक है, इन सबको सॉल्व किया तो उसकी हाइट हमने प्रिडिक्ट कितनी करी है, 185.71 सेंटीमीटर उसकी हाइट हमने प्रिडिक्ट करी है। देन आता है
हाउ टू एस्टिमेट हाइट, कि हम हाइट को कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो ये जेनेटिकल हाइट पोटेंशियल कैन बी रफली एस्टिमेटेड बाय द टेकिंग द हाइट ऑफ ईच पेरेंट, एडिंग दिस हाइट्स टुगेदर एंड डिवाइडिंग बाय 2 टू गेट एन एवरेज पेरेंटल हेड हाइट। तो इसमें क्या होगा कि हम उनके जेनेटिकल फैक्टर्स पे कैसे देखेंगे कि दोनों पेरेंट्स की हाइट ली, उन दोनों को ऐड किया एंड डिवाइड कर दिया बाय 2। तो ये उसकी असेसमेंट ऑफ हाइट हो गई। देन आता है मेचोरिटी। सो हमने अभी तक जो बात करी सारी की सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एंड हाइट प्रिडिक्शन की बात करिए। अब हम मेचोरिटी की बात करते हैं। सो मेचोरिटी क्या होता है? ये एक स्टेज होती है जहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो जाता है। दैट इज प्रोसेस होती है जहाँ पे हम पूरी तरीके से रियलाइज करते हैं। यहाँ पे हमारे फिजिकल एंड मोटर स्किल की मेचोरिटी की बात करते हैं कि आपकी फिजिकली कैसे डेवलपमेंट हुआ है एंड आपने वो स्किल मोटर स्किल्स कैसे सीखी है, कितना मेचोरिटी लेवल पे आ चुके हैं। देन हम इसको स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करेंगे। तो ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि ऑप्टिमल एज फॉर एथलेटिक ट्रेनिंग टू प्रिवेंट ओवर ट्रेनिंग और इंजरी। ये हेल्प करता है ताकि किसी भी एथलीट की ओवर ट्रेनिंग ना हो एंड उसको इंजरीज ना हो। हम उसकी एक मेचोरिटी, उसका लेवल ऑफ मेचोरिटी समझते हैं, उसके बेसिस पे ही चीजें ट्रेनिंग प्लान सजेस्ट करते हैं। तो कितने टाइप की मेचोरिटी होती है? सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल मेचोरिटी, फिजिकल मेचोरिटी, स्केलेटल मेचोरिटी, देन सेक्सुअल मेचोरिटी। सो क्रोनोलॉजिकल मतलब एज रिलेटेड, फिजिकल मतलब बॉडी के रिलेटेड, स्केलेटल मतलब बोन के रिलेटेड, सेक्सुअल मतलब हमारी प्यूबर्टी एंड उसके क्या इफेक्ट्स होंगे उसके रिलेटेड हमने बात करेंगे। तो स्केलेटल मेचोरिटी की बात जब हम करते हैं तो each bone starts its development from a primary center of ossification। ossification जहाँ पे बोन जो हमारी बनना स्टार्ट हो जाती है उसको हम कहते हैं ossification। enlarges and growth in size ultimately with the fusion of epiphysis and the adult characteristics is achieved। जहाँ पे बोन ossification होता है, बोन बननी स्टार्ट करती है, ऐसी epiphysis जो बोन के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी बात होती है। All these changes can be seen easily in the radiograph। The hand and the wrist is the most convenient area and the one generally used। तो skeletal maturity basically जहाँ पे bones बननी स्टार्ट होती है, जो इसका प्राइमरी सेंटर होता है, दैट इज ossification, जहाँ पे ये साइज में बढ़ना और प्रॉपरली फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हम लोग बेसिकली रेडियोग्राफी एक मेथड है जिसके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं कि क्या उसकी मेचोरिटी है। हम बेसिकली इसको हैंड या रिस्ट, थोड़ा कन्वीनियंट एरिया होता है, इस एरिया से हम इसको एनालाइज करते हैं कि उसकी स्केलेटल की मेचोरिटी क्या है, वो कितनी उसकी एज होगी, उस चीज़ों को हम समझते हैं। देन आता है सेक्सुअल मेचोरिटी। सेक्सुअल मेचोरिटी होता है जब हम प्यूबर्टल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब वहाँ पे किसी भी बॉय में मेचोरिटी हम जज करते हैं कि उसके प्यूबर्टल और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे उसके जेनेटिकल पार्ट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, उसके प्यूबिक हेयर्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, एक्सिलरी हेयर एंड जैसे उसके बियर्ड एंड मुस्टाच कैसे ग्रो हो रही है, और उसके वॉइस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके बेसिस में हम समझते हैं कि कैसे बच्चा मेच्योर हो रहा है। और गर्ल्स में हम क्या चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक हम एनालिसिस करते हैं, जब उसकी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, उसके प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट होता है, उसका एक्सिलरी हेयर एंड मिनार्क लेवल, जो कि हम बोलते हैं कि लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये हो जाता है सेक्सुअल मेचोरिटी के बारे में। देन आता है डेंटल मेचोरिटी। तो डेंटल मेचोरिटी क्या होती है? जो कि परमानेंट टीथ जब अपेयर होते हैं, ओरल कैविटी की बात करते हैं, जब 6 महीने से 2 साल का बच्चा होता है एंड जब 6 साल से 12 साल तक का बच्चा होता है, तो उनकी ग्रोथ, जो उनके दांत होते हैं, उनकी अलग अलग टाइप की ग्रोथ होती है। उस चीज़ को समझने से हम उसकी बच्चे की ग्रोथ बता सकते हैं कि वो कैसा डेवलप हो रहा है, उसके बेसिस पे भी हम मेचोरेशन डिफाइन कर सकते हैं। देन आता है मॉर्फोलॉजिकल मेचोरिटी। इसमें हम डेवलपमेंट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसा कि बॉडी का साइज, आप उसका बॉडी का मास और उसके साथ साथ जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं वो सब कैसे डेवलप हो रहे हैं, और आपकी बॉडी प्रपोर्शन कैसे डेवलप हो रहा है अदर आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये बॉडी रिलेटेड हो गया, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल मेचोरिटी। देन अब इसमें वेलोसिटी कर्व और डिस्टेंस कर्व दोनों का एनालिसिस बताएंगे, लड़कियों का और लड़कों का।
सो वेलोसिटी कर्व मतलब मैंने आपको बताया था कि कितनी तेजी से द रेट ऑफ ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। एंड डिस्टेंस कर्व में हम बात करते हैं कि कितने लंबे समय में कैसे कैसे उसने अपनी ग्रोथ को एक्यूमुलेट किया है। तो इसमें शो करते हैं ओवरऑल बॉडी साइज के चेंजेस को। एंड अब इसका एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स क्या है कि हम ट्रैक करते हैं एथलीट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, एंड उसका प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है और कैसा वो परफॉर्म कर पाएगा। सो ये देखिए जिसमें यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे एज है। सो इसमें ये दिया है कि ये ग्रोथ इसकी यहाँ पे सबसे ज्यादा अचीव हुई है लड़कियों की, मतलब उनकी जो ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है वो 10 से 11 12 13 साल के बीच में होती है। बट बॉयज की जो ये एज देख रहे हो आप, 13 से 16 के साल में ज्यादा ग्रोथ होती है और ज्यादा तेजी से होती है। तो ये वेलोसिटी कर्व है, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी कर्व का एक मिक्स बताया है। Then prediction of height, adult growth curve, peak height velocity and canalization. Canalization मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी इलनेस एंड फ्लक्चुएशंस के बाद वो ग्रोथ बच्चे की वापस नॉर्मल हो जाती है, उसको हम कैनलाइजेशन बोलते हैं। पीक हाइट वेलोसिटी मतलब एक स्टेज आता है जब से सबसे ज्यादा उसकी रैपिड ग्रोथ होती है, हम उसकी बात करते हैं। देन आता है ग्रोथ कर्व जहाँ पे प्रोग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल हाइट और वेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि उसकी हाइट और वेट किस लेवल पे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। एंड प्रिडिक्शन ऑफ हाइट कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि पेरेंट्स की क्या जो हाइट है उसके बेसिस पे हम उसकी बच्चे की हाइट को प्रिडिक्ट करते हैं। देन ये सेम वो अभी जो मैंने आपको कर्व बताया उसकी बात है कि ये 11 से 12 साल के बीच में सबसे ज्यादा हाइट इसकी बढ़ रही है, एंड बॉयज की ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रही है 13 साल की एज में। देन सेम थिंग कि किनांथ्रोपोमेट्री क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, हम उन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि किसी भी एक एथलीट का पोटेंशियल है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी हेल्थ अच्छी तरीके से हो पाए। सो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। और